नमस् नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं शरद साहित्य और आज हम पढ़ेंगे शरद जी की कहानी परिणीता भाग 2। शाम बाजार में एक बड़े आदमी अर्थात अमीर के घर में शेखर के ब्याह की बातचीत बहुत दिनों से चल रही थी। उस दिन वे लोग लड़के को देखने आए और अगले महीने के ही किसी एक शुभ दिन में विवाह का मुहूर्त ठीक करने की इच्छा प्रकट कर गए। किंतु शेखर की मां ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। उन्हें मेहरी की मार्फत बाहर बैठक में कहला भेजा कि लड़का खुद जाकर पहले लड़की को देखावे और पसंद कर ले, तब ब्याह होगा। नवीन राय अर्थात दूल्हे के बाप की नजर सिर्फ जर के ऊपर थी। जर मतलब ऐसा। उन्होंने मालिन की इस गड़बड़ डालने वाली शर्त से अप्रसन्न होकर कहा, यह क्या कहती हो? अब इसकी क्या जरूरत? लड़की तो देखी हुई है। ब्याह की बात पहले पक्की हो जाए, उसके बाद आशीर्वाद करने के दिन अच्छी तरह देखभाल लिया जाएगा। तथापि पुरखिन राजी नहीं हुई, पक्का वचन नहीं देने दिया। उस दिन नवीन राय ने खफा होकर बहुत देर करके भोजन किया और दिन को भर बैठक ही लेटे रहे। शेखर जरा शौकीन मिजाज लड़का है। वह तिमले के कमरे में रहता है। उसका कमरा खूब फैशनेबल सामान से सजा हुआ है। पूर्वोक्त घटना के 5-6 दिन बाद एक दिन वह तीसरे पहर अपने कमरे में बड़े आईने के आगे खड़ा लड़की को देखने जाने के लिए सारा सामान कर तैयार हो रहा था। एकाएक वहां ललिता पहुंच गई। दम भर चुपचाप खड़े खड़े देखते रहने के बाद उसने पूछा, बहू को देखने ना जाओगे? शेखर ने घूमकर कहा। शेखर घूमकर देखा और कहा, तुम आ गई? अच्छा हुआ। आओ अच्छी तरह संवार सिंगार दो जिसे बहू पसंद कर ले। ललिता ने हंसकर कहा, इस समय मुझे फुर्सत नहीं शेखर दादा, मैं तो यहाँ रुपए लेने आई हूँ। अब उसने तकिए के नीचे से चाबियों का गुच्छा उठाकर एक दराज खोली, देकर कुछ रुपए निकाले, उन्हें आंचल में बांधा और जैसे अपने ही आप कहा, रुपए तो जब दरकार होते हैं तभी ले जाती हूँ, मगर यह देना अदा कैसे होगा? शेखर ब्रश के बाल संवार रहा था। एक और के बालों को ब्रश से अच्छी तरह ऊपर की ओर फिराकर ललिता की ओर घूमकर उसने कहा, अदा होंगे या हो रहे हैं? ललिता इस उक्ति का अर्थ न समझी, शेखर की ओर देखती रह गई। शेखर ने कहा, देख क्या रही हो, समझ में नहीं आया? ललिता ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, और तनिक सयानी हो लो तब सब समझ सकोगी, कहकर शेखर जूते पहनकर चल दिया। रात को शेखर चुपचाप एक कोच के ऊपर लेटा हुआ था। माँ वहां आई तो वह चटपट उठ बैठा। माँ ने एक कुर्सी पर बैठकर पूछा, लड़की कैसी देख आया शेखर, कुछ बताया नहीं? शेखर ने माँ के मुंह की ओर देखकर हंसकर कहा, अच्छी है। शेखर की माँ का नाम था भुवनेश्वरी। अवस्था 50 के लगभग होने पर भी उनकी काठी ऐसी अच्छी थी कि देखने में 35-36 वर्ष से अधिक अवस्था नहीं जान पड़ती थी। उनके शरीर के अंग प्रत्यंग सुडौल, सुंदर और सुदृढ़ थे। इस सुंदर आवरण के भीतर जो माता का हृदय था वह और भी तर और कोमल था। वे गांव की लड़की थी, देहात में जन्म लेकर वहीं बड़ी हुई थी अवश्य, लेकिन जब शहर में ब्याह कर आई तब वहां के लोगों में भी वे खूबी के साथ खप गईं। एक दिन लिए भी किसी बात में उनका देहातीपन नहीं दिख पड़ा। उनमें शहर वाली औरतों से कम शऊर, शिष्टाचार या सौजन्य न था। एक और शहर की फुर्ती, खुश मिजाजी, जिंदा दिली और चाल ढाल को उन्होंने जैसे आते ही अपना लिया, वैसे ही दूसरी ओर अपनी जन्मभूमि की सादगी, सरलता, सच्चाई और मधुर वाणी आदि की विशेषताएं भी नष्ट नहीं होने दी। वह माता शेखर के लिए कितने बड़े गर्व और गौरव की चीज थी, इसका पूरा ज्ञान स्वयं उसकी माता को भी न था। परमात्मा ने शेखर को सभी को दिया था। अनेक सौभाग्य, सब दुर्लभ वस्तुएं और विशेषताएं उसे प्राप्त थी। असाधारण संपूर्ण स्वास्थ्य, रूप, ऐश्वर्य, सुख, विद्या, बुद्धि आदि का वह अधिकारी था। किंतु इस माता की संतान होने के सौभाग्य को वह भगवान का सर्वश्रेष्ठ दान मानकर मन, वाणी, काया से उनका कृतज्ञ था। मां ने कहा, अच्छी है कहकर तू तो चुप हो गया।
शेखर ने फिर हंसते हुए सिर झुकाकर कहा, तुमने जो पूछा वही बतला दिया मैंने माँ, और क्या कहता। सुनकर माँ ने भी हंस दिया। कहा, मैंने जो कुछ पूछा था वह सब अच्छी तरह तुमने कहाँ बतलाया। रंग कैसा है, बुरा है, किसकी तरह है हमारी ललिता क्या। शेखर ने सिर उठाकर कहा, ललिता तो सांवली है माँ, वह उससे गोरी है। माँ, आँख कैसी है, चेहरा कैसा है। शेखर, यह सब भी बुरा नहीं है। हाँ, तो फिर उससे कह दूं कि बातचीत पक्की कर ले। अब की शेखर कुछ न बोला। क्षण भर बेटे के मुंह की ओर ताकते रहकर एकाएक माँ पूछ बैठी, हाँ रे शेखर, लड़की पढ़ी लिखी भी है, कहाँ तक शिक्षा पाई है। शेखर ने कहा, यह कुछ तो मैंने पूछा नहीं माँ। बहुत विस्मय साथ माता ने कहा, पूछा क्यों नहीं। आजकल तुम लोगों की नजर में जो बात सबसे बढ़कर जरूरी है वही पूछना तू कैसे भूल गया। शेखर ने हंसकर कहा, माँ सच कहता हूँ, इसका ख्याल ही मुझे नहीं आया। लड़के का उत्तर सुनकर अब की भुवनेश्वरी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। क्षण पुत्र के मुंह तोड़ तककर उन्होंने हंसकर कहा, तो तू वहाँ ब्याह नहीं करना चाहता, यह क्यों नहीं कहा। शेखर इसके उत्तर में कुछ कहने ही वाला था, इतने में ललिता आ पहुंची। उसे देखकर वह चुप हो गया। ललिता धीरे धीरे आकर भुवनेश्वरी के पीछे खड़ी हो गई। उन्होंने बाएं हाथ से ललिता को सामने की ओर खींचकर कहा, क्यों बेटी। ललिता ने धीमे स्वर में कहा, कुछ नहीं अम्मा। ललिता पहले भुवनेश्वरी को मौसी कहती थी, मगर भुवनेश्वरी ने उसे मना कर दिया। कहा, मैं तेरी मौसी तो नहीं हूँ, माँ बेशक हूँ। तब से ललिता उन्हें कभी माँ और कभी अम्मा कहती थी। भुवनेश्वरी ने ललिता को प्यार के ढंग से और भी छाती के पास आकर कहा, कुछ नहीं जान पड़ता है, सिर्फ मुझे देखने आई है क्यों। ललिता चुप रही। शेखर ने कहा, तुमको तो देखने तो आई है माँ, लेकिन इतनी फुर्सत कहाँ है, रसोई कब करेगी। माँ, रसोई क्यों करेगी वह। शेखर ने आश्चर्य प्रकट करके कहा, तो फिर इन लोगों के खाने के लिए रसोई कौन करेगा माँ। ललिता के मामा ने खुद उस दिन उससे कहा था कि ललिता ही अब कुछ दिन भोजन बनावेगी। सुनकर माँ हंसने लगी। बोली, इसके मामा की बात का ठीक ठौर है, जो मुँह में आया कह दिया। इसका अभी ब्याह नहीं हुआ है, इसके हाथ की रसोई कौन खाएगा। मैंने अपने घर के महाराज को भेज दिया है, वही वहाँ रसोई बना रहे होंगे। यहाँ घर की रसोई बड़ी बहू कर लेगी। मैं तो इधर कई दिनों से दोपहर को ललिता ही के घर खाती हूँ। शेखर समझ गया, क्योंकि दयामयी माता ने इस दुखिया दरिद्र परिवार का दुख बांटने के लिए यह भार अपने ऊपर ले लिया है। वह एक तृप्त और संतोष की सांस लेकर चुप हो रहा। 1 महीने के लगभग बीत जाने पर एक दिन शाम हो जाने के बाद शेखर अपने कमरे में कोच के ऊपर करवटियां लेटा हुआ कोई अंग्रेजी का उपन्यास पढ़ रहा था। अच्छी तरह उसमें मन लग गया था। इसी समय ललिता आकर तकिए के नीचे से चाबी निकालकर खटपट की आवाज करती दराज खोलने लगी। शेख ने किताब से सिर उठाए बिना ही पूछा, क्या है। ललिता ने कहा, रुपए ले रही हूँ। शेखर केवल एक बार हूँ कहकर फिर वैसे ही पढ़ता रहा। ललिता आंचल में रुपए बांधकर उठ खड़ी हुई। आज वह सज कर आई थी। उसकी इच्छा थी कि शेखर एक बार उसकी ओर देखे। उसने फिर कहा, 10 रुपए लिए हैं शेखर दादा। शेखर कहा, अच्छा, लेकिन फिर भी उसने ललिता की ओर नहीं देखा। कोई उपाय देखकर ललिता यह वह चीज उठाकर रखने लगी, व्यर्थ ही देर करने लगी। अब किसी तरह कुछ फल न हुआ तो उठकर धीरे धीरे चली गई, किंतु यूं चले जाने से तो काम नहीं चलने का। उससे फिर लौट आकर किवाड़ों के पास खड़े होना पड़ा। आज वह अपनी बनेली वगैरह के साथ थिएटर देखने जाएगी। ललिता जानती थी कि शेखर की आज्ञा पाए बिना उसका जाना कहीं नहीं हो सकता। किसी ने ललिता से यह बात कह नहीं दी थी कि शेखर की आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता है। यह तर्क माँ किसी दिन शेखर के मन में उठा। बात यह थी कि जीव मात्र के जो एक स्वाभाविक सहज बुद्धि होती है, उसी बुद्धि ने ललिता को सिखा दिया था कि शेखर की आज्ञा उसके लिए माननीय है। उसकी यह सहज धारणा थी कि और लोग अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जो कर सकते हैं, जहाँ चाहे तहाँ जा सकते हैं, किंतु मैं वैसा नहीं कर सकी।
वह खूब समझती थी कि मैं स्वाधीन नहीं हूँ और केवल मामा मम्मी की अनुमति ही मेरे लिए यथेष्ट नहीं। ललिता ने दरवाजे की आड़ में खड़े होकर धीमी आवाज में कहा, हम लोग थिएटर देखने जाते हैं। ललिता की धीमी आवाज शेखर के कानों तक न पहुंची, इससे उसने कुछ उत्तर ही नहीं दिया। तब ललिता ने और जरा ऊंचे स्वर में कहा, सब लोग मेरे लिए खड़े मेरी राह देख रहे होंगे। अब की शेखर ने सुन लिया। किताब को एक तरफ रखकर उसने पूछा, क्या हुआ, क्या कहते हो? ललिता ने कुछ रुककर कहा, इतनी देर में अब जान पड़ता है कि सुन पड़ा। हम लोग आज थिएटर देखने जा रहे हैं। शेखर ने कहा, हम लोग माने कौन लोग? मैं, अन्नाकाली, चौबाला, उसका भाई और उसका मामा। शेखर, उसका मामा कौन? ललिता, उनका नाम गिरीन्द्र बाबू है। 5-6 दिन हुए अपने घर मुंगेर से यहाँ आए हैं। यहीं कलकत्ते में रहकर बीए में पढ़ेंगे। बड़े अच्छे आदमी। शेखर बीच में ही कह उठा, वाह, नाम पता पेशा सब मालूम लिया तुमने। देख पड़ता है इतने ही में खूब हेलमेल हो गया है, इसलिए 4-5 दिन से तुम गायब रही हो। जान पड़ता है तलाश क्या करती हो। अचानक शेखर के बात करने का ढंग बदला हुआ देख ललिता डर गई। उसे ख्याल भी न था कि इस तरह का प्रश्न उठ सकता है। वह चुप हो रही। शेखर ने फिर पूछा, इधर कई दिन से ताश का खेल होता था, क्यों? ललिता ने संकुचित होकर धीरे से अपनी लाचारी जताते हुए संकोच के स्वर में कहा, चारों के कहने से, क्या कहने से? कहते हुए शेखर ने एक बार सिर उठाकर ललिता की ओर देखा, फिर कहा, एकदम कपड़े लत्ते से लैस कर आई हो, अच्छा जाओ। लेकिन ललिता गई नहीं, चुपचाप खड़े ही रही। चारूबाला का घर ललिता के घर के पास ही है। चारू उसकी सहेली है, दो हमजोली हैं। चारू के घर वाले ब्रह्म समाजी हैं। गिरीन्द्र के अलावा चारू के घर के सभी आदमी शेखर के परिचित हैं। 5-6 साल हुए गिरीन्द्र कुछ दिन के लिए एक बार यहाँ आया था। अब तक वह बांकी में पढ़ता था। कलकत्ते आने का न प्रयोजन ही हुआ और न ही वह आया। इसी कारण शेखर उसे जानता पहचानता न था। ललिता को फिर से खड़े देखकर, बेकार क्यों खड़ी हो, जाओ, कहकर शेखर ने फिर किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। 5 मिनट के लगभग चुप रहने के बाद ललिता ने फिर धीरे से पूछा, जाऊं? जाने को तो कह चुका हूँ ललिता। शेखर का रंग ढंग देखकर ललिता के मन से थिएटर देखने का उत्साह उड़ गया। लेकिन बात ऐसी थी कि गए ना भी बनता था। तय हुआ था कि आधा खर्च चारू का मामा देगा और आधा ललिता देगी। चारू के घर में सब लोग उसी की अपेक्षा कर रहे होंगे। देर होने के कारण ऊब रहे होंगे। जितनी देर हो रही है उतनी ही उन लोगों की बेचैनी बढ़ रही है। यह दृश्य कल्पना के द्वारा ललिता की आंखों के आगे नाचने लगा, किंतु बचने का कोई भी उपाय उसे नहीं सूझता था। और भी 2-3 मिनट तक चुप रहने के बाद फिर उसने कहा, बस सिर्फ आज ही दिन जाना चाहती हूँ, जाऊं? शेखर ने किताब को एक तरफ फेंक दिया और धमका कर कहा, देख मत करो ललिता, जाने की इच्छा हो तो जाओ, अब अपना भला बुरा समझने लायक हो चुकी। सुनते ही ललिता चौंक उठी। ललिता को अक्सर शेखर झिड़का, डांटा और धमकाता था। आज पहला ही मौका न था। सुनने और सहने का अभ्यास अवश्य था, लेकिन इस बार 2-3 साल से ऐसी कड़ी झिड़की या झट झेलने की नौबत नहीं आई थी। उधर साथी सभा देख रहे हैं, इधर खुद भी पहन ओढ़कर तैयार खड़ी है। सिर्फ रुपए लेने के आना ही आफत हो गया। अब उन साथियों से जाकर वह क्या कहेगी? कहीं आने जाने के लिए ललिता को आज तक शेखर की ओर से पूरी स्वतंत्रता प्राप्त थी। वह कभी रोक टोक नहीं करता था। इसी धारणा के बल पर वह आज भी एकदम सर धजकर शेखर के पास केवल रुपए लेने आई थी। इस समय उसकी यह स्वाधीनता ही ऐसे मूढ़ भाव से खर्च नहीं होगी, बल्कि जिस दिन स्वाधीनता कुंठित हुई वह कारण कितनी बड़ी लज्जा की बात है। यह आज अपनी इस 13 वर्ष की अवस्था में पहली ही बार अनुभव करके वह भीतर ही भीतर जैसे कटी जा रही। अभिमान से आंखों में भरकर वह और भी 5 मिनट के लगभग खड़ी रही। इसके बाद वह अपने घर जाकर ललिता ने दासी के जरिए अन्नाकाली को बुलवाकर उसके हाथ में 10 रुपए देकर कहा, काली, आज तुम सब जाकर खाओ, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है और उसे जाकर कहते मैं आज न जा सकूंगी। अन्नाकाली ने पूछा, कैसी तबीयत है, क्या हुआ? ललिता ने कहा, सिर में दर्द है, जी मतला रहा है, तबीयत बहुत ही खराब हो रही है।
इतना कहकर वह करवट बदलकर लेट रही। इसके बाद चारों ने आकर बड़ी खुशामदी जोर जबरदस्ती भी की, मामी से सिफारिश कराई, किंतु किसी तरह ललिता को उठकर चलने के लिए राजी न कर पाई। अन्ना काली 10 रुपये पा गई थी, इसलिए वह जाने को चटपटा रही थी। कहीं इस गड़बड़ में पड़कर जाना न हो सके, इस भय से उसने चारू को आड़ ले जाकर रुपये दिखाकर कहा, जिनकी तबीयत अच्छी नहीं है वे न जाएंगी तो क्या हर्ज है चारू दीदी, उन्होंने मुझे रुपये दे दिए हैं, यह देखो, आओ हम लोग चलें। चारू ने समझ लिया अन्ना काली अवस्था में छोटी है तो क्या हुआ, बुद्धि उसमें किसी से कम नहीं है। वह राजी हो गई और अन्ना काली को लेकर चली गई। दोस्तों, यह था परिणीता का भाग दूसरा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।